अध्याय 187 जेना का मकसद। वह कबीले में क्यों है? इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे ओझाओं की रैंक बढ़ती है, उनके लिए उच्च रैंक तक पहुंचना और प्रत्येक रैंक के लिए एक नींव बनाना कठिन होता जाता है। आप देखेंगे कि आपके संसाधनों की दर की तुलना में वृद्धि का अनुपात कैसे तेजी से बढ़ रहा है, की आवश्यकता होगी। और इन सभी संसाधनों तक संगठन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जेना अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की की ओर चली गई। बाहर देखने पर वह हलचल भरे कबीले के बाजार को देख सकती थी। उसकी आंखों ने भीड़ को स्कैन किया, व्यापारियों की सौदेबाजी, ग्राहकों की अदला बदली और दूर से हवा में फैली गपशप की गड़गड़ाहट को महसूस किया। बेशक आप मेरे अधीन हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको कुछ स्तर की सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन बस इतना ही। जब तक आप अपने दम पर अपनी रैंक नहीं बढ़ाते, आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का अपना वेब है, जैसा कि आपने देखा होगा। वह वेब बहुत महत्वपूर्ण है और आप अधिकांश काम इसके माध्यम से ही कर सकते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम अक्सर लेनदेन में सौदा नहीं करते हैं। इसके बजाय हमारी अपनी स्थापित मुद्रा है जिसे क्रेडिट कहा जाता है, जो एकमात्र ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप अपने लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आप विशिष्ट पूरा करके उन्हें अर्जित कर सकते हैं मिशन जो कोडेक्स वेब पर भी पहुंच योग्य हैं। अंत में, संगठन के भीतर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, आप एक रैंक बढ़ाने वाले मिशन से गुजर सकते हैं। ये आमतौर पर सामान्य मिशनों की तुलना में बहुत कठिन होते हैं और केवल विशेष अनुरोध पर जारी किए जाते हैं। बेशक, सदस्यों को सिस्टम का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए पूरी प्रणाली इसकी निगरानी एआई द्वारा की जाती है और मिशन पूरा न करने पर दंड का प्रावधान है। आपको एआई के बारे में नहीं पता होगा, है ना? जेना अचानक रुक गई। खिड़की में उसका प्रतिबिंब धुंधला लेकिन दिखाई दे रहा था। एहसास की एक संक्षिप्त झिलमिलाहट दिखाई दी। ऐसा लगता है कि मैं ये समझाने में इतना तल्लीन था कि मैं आपकी उम्र के बारे में भूल गया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस हिस्से को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुनियादी प्रणाली के बारे में एक विचार प्राप्त करना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह समझ गया हूँ। ओलिवर ने समझ में सिर हिलाया। उसने जो कहा था उसे वह पूरी तरह से समझ सका और उसका दिमाग उपन्यास से याद किए गए सभी प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ था। तो यह इस तरह है। जेना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह उसके पीछे चली गई और उसके कंधों को थपथपाया। यहाँ कुछ देर रुकिए, मैं आपके लिए आपका पहला मिशन और कुछ उपकरण ले आता हूँ जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। जाने से पहले जेना मुस्कुराए। इसके अलावा मेरी चीजों को मत छुओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। उसकी मुस्कान देखकर ओलिवर कांप उठा। वह लोमड़ी की तरह मुस्कुराई। एक चंचल खतरा, लेकिन जिसकी धार इतनी तेज थी कि उसे काटा जा सकता था। इसके साथ ही वह जल्द ही चली गई और ओलिवर को अकेला छोड़ दिया। ओलिवर ने हल्के से सांस छोड़ी और अपनी आलीशान चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया। उस पर थोड़ा उछला। चमड़ा उसके वजन के नीचे धीरे धीरे चरमरा रहा था। उसके आकार में ढल रहा था, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। ये कुर्सी किस सामग्री से बनी है? बहुत आरामदायक। जब उसने दिलचस्पी के साथ उसकी मेज को खंगाला तो उसने गद्दे की अनुभूति का आनंद लिया। प्रत्येक दराज आसानी से खुल गई, जिससे बड़े करीने से व्यवस्थित दस्तावेज, पेन और अन्य सामान दिखाई देने लगे। निस्संदेह, यदि उसने उससे ऐसा न करने के लिए कहा होता, तो उसे ऐसा करना ही पड़ता, अन्यथा वह स्वयं ऐसा नहीं होता। यह क्या है? उसने एक पुरानी काली जेब वाली डायरी उठाई और उसके पन्ने खोलने से पहले उसे खंगाला। अप्रत्याशित रूप से सभी पन्ने खाली थे। एक खाली डायरी। ओलिवर ने इसे देखा। डायरी इस्तेमाल की हुई लग रही थी और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि महिला इसे नियमित रूप से इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि ये पूरी तरह से खाली था। कवर घिसा हुआ था, किनारे टूटे हुए थे, फिर भी अंदर के पन्ने बिल्कुल साफ थे। क्या यह एक संयोग हो सकता है? अनगिनत उपन्यासों के ज्ञान के साथ वह 100% निश्चितता के साथ दावा कर सकते थे कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। अगले ही पल
उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठी, क्योंकि उसके सामने की दुनिया अनगिनत रंगों में बिखर गई और अधिक परिभाषित हो गई। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो जो चीजें छिपी हुई थीं वे प्रकट हो गईं। हवा झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थी, वास्तविकता की परतें पीछे की ओर छिपी हुई गहराइयों को प्रकट करने के लिए पीछे की ओर निकल रही थी। जब उसने कमरे का अवलोकन किया तो वह गुप्त रूप से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस महिला ने पूरे कमरे को अनगिनत छिपे हुए हथियारों से तैयार किया था। यह एक कमरा कम और तैनाती के लिए तैयार एक विशाल, खतरनाक हथियार अधिक था। वह इस कबीले बाजार में किस तरह की योजनाएं बना रही थी? यदि कबीले को सभी प्रकार के खतरनाक हथियारों से भरे इस कमरे के बारे में पता होता, जिसमें भारी मात्रा में एस्पेरा छिपा होता है, तो वे निश्चित रूप से इसे खिसकने नहीं देते। यह एक ऐसे राज्य के समान था जो अपने क्षेत्र के भीतर दूसरे राज्य से सामूहिक विनाश के हथियारों की मेजबानी कर रहा था। वे किसी भी समय सक्रिय हो सकते हैं और अभूतपूर्व मात्रा में क्षति पहुंचा सकते हैं। इन दीवारों के भीतर छिपी विनाशकारी संभावनाओं की कल्पना करते ही ओलिवर की धड़कन तेज हो गई। बहुत जोखिम भरा। अगर यह किसी तरह बाहर आ गया तो यह महिला सचमुच बहुत खराब हो जाएगी। खैर, उसकी वैसे भी छींटाकशी करने की कोई योजना नहीं थी। वह उसे इतनी अच्छी तरह सुसज्जित देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतना ही नहीं, बल्कि वह इस कमरे में विभिन्न स्थानों तक फैली कई छिपी हुई प्रविष्टियों और मार्गों को भी देख सकता था। बुकशेल्फ के पीछे, डेस्क के नीचे, सोफे के बगल में, लैंप के नीचे। कमरा रहस्यों की भूल-भुलैया था। प्रत्येक छिपा हुआ दरवाजा न जाने कहाँ की ओर जाता था। उसने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर अपने हाथ में मौजूद डायरी की ओर देखा। जब पहले के खाली पन्नों पर पाठ दिखाई देने लगा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसलिए वह विशेष स्याही का उपयोग कर रही थी। उसने जेना के बारे में कुछ जानने की उम्मीद से सामग्री को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह और अधिक पढ़ता गया, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। सामग्री उसकी अपेक्षा से अधिक गहरी लग रही थी। फ्लैप। उसने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उसने जो पढ़ा था उसके बारे में सोचा। उसका उद्देश्य इतना गहरा है। वह खुद से यह कहने से खुद को नहीं रोक सका और उसने डायरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया और अपनी सीट पर लौट आया। ये पता चला कि जेन्ना की पृष्ठभूमि साधारण से बहुत दूर थी। वह बदला लेने के उद्देश्य से कबीले में आई थी। कहानी खत्म। अलविदा।